हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 20 मार्च वाली डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए हुए लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिस पर भारत ने सवाल खड़े किए हैं अबाउट इट्स मैथोडोलॉजी, डाटा एक्यूरेसी एंड सैंपल साइज। हमें इन मुद्दे के ऊपर जाना नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डिटेल्स हमें पिकअप करने हैं। क्योंकि आपको ही पता है, न जाने हजार रिपोर्ट्स एक सालों में पब्लिश होते हैं और उस पर 50 किस्म के सवाल और जवाब किए जाते हैं। हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है प्रीलिम्स के लिए क्या पिकअप करनी है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है। तो इट इज रिलीज्ड बाय ज्वाइंटली कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ। याद रखना है, यूएन या फिर नीति आयोग या फिर डब्ल्यूएचओ ये सब कोई रिलीज नहीं करता है। इट इज रिलीज्ड ज्वाइंटली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ। और फिर क्या बातें हमें जानने की जरूरत है, तो हमें ये जानना है कि कौन से वो पैरामीटर्स जो है वो यूज करती है टू कैलकुलेट। तो ये याद रखना है आपको, तीन ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं। यानी कि अगर मेथडोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हो, ये जो जीएचआई स्कोर है आर बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट इंडिकेटर। तो 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स क्या हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अंडर नरिशमेंट हो गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो गया, स्टंटिंग हो गई, वेस्टिंग हो गई। और ये आपको जरूर याद रखने हैं। पैरामीटर्स के आपको विधि नहीं जाना है, लेकिन हाँ आपको ये पैरामीटर्स ओवरऑल पता होने चाहिए। और अंडर नरिशमेंट का क्या मतलब, आप देख सकते हो शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट। चाइल्ड वेस्टिंग का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, लो वेट फॉर देयर हाइट। और फिर जो तीसरा पैरामीटर्स है या इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग, इसमें क्या होते हैं शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज। तो चाइल्ड स्टंटिंग में क्या हमें कंसीडर करना है, लो हाइट फॉर देयर एज। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या है, लो वेट फॉर देयर हाइट। और चाइल्ड मोर्टिलिटी का तो मतलब आपको पता है, मोर्टिलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5। और आप यहाँ देख सकते हो, ये जो आपकी चाइल्ड स्टंटिंग या चाइल्ड मोर्टिलिटी या चाइल्ड वेस्टिंग कैलकुलेट की जा रही है, सब बेसिकली अंडर एज 5 चिल्ड्रेन की जा रही है। और फिर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द 4 इंडिकेटर, ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है डिटरमाइन करती है हंगर को, और स्कोर दी जाती है 100 या 100 पॉइंट स्केल पर। और ये जरूर याद रखना है, 0 इंडिकेट्स बेस्ट पॉसिबल स्कोर, यानी कि नो हंगर, एंड 100 मींस वर्स्ट इन द केस ऑफ हंगर। तो आपको इतना ही जानना है। और ये 3 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को 4 इंडिकेटर्स में कैटेगराइज किए गए। और ये 3 डायमेंशन कौन है, इंडिकेटर्स इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टिलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। याद रखना है आपको, है ना। तो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में आपका वेस्टिंग स्टंटिंग हो गया, एक आपका डायमेंशन है जिसमें 2 इंडिकेटर है। दूसरा आपका जो डायमेंशन है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, जिसमें आपका अंडर न्यूरिशमेंट आ जाता है। और तीसरा जो है आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी, जिसमें आपका अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट आ जाता है। बस आपको जीएचआई के बारे में हमने जितना बताया है उतना ही रट लो, या फिर उतने ही अपने मस्तिष्क में इंट्रोड्यूस करो, उससे अलावा जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको ही पता है कि यू कैन नॉट रिमेंबर दैट मच ऑफ डिटेल्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑल्सो अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो जरूर हम बताते। और अगर आपको अन्य डिटेल्स जाननी है तो आप देख सकते हो, इंडिया की जो रैंकिंग है जीएचआई में वो इम्प्रूव हुई है फ्रॉम 102 इन 2019 टू 94 आउट ऑफ 17 कंट्रीज 2020 में, है ना। और फिर भी इंडिया इज प्लेस्ड बिहाइंड कंट्रीज सच एज नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इसीलिए सवाल खड़े किए गए थे। और प्रेजेंटली विथ स्कोर ऑफ 27.2 इंडिया बिकम्स इन सीरियस कैटेगरी। और also national survey reflects India's improving position as according to the comprehensive national nutrition survey। तो वही बोला गया, जब भारत की जो पोजीशन है हंगर के क्षेत्र में जब अच्छी हो रही है, जो हमारे जो इंडिजीनियस सर्वे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपके सर्वे में हमें इतना खराब रैंक कैसे मिलता है, इस प्रकार का सवाल इंडिया ने क्वेश्चन किया था इस इंडेक्स के बारे में। हमें क्या याद रखना है, हमने आपको बता दिया प्रीलिम्स के लिए। और अगर आपको और ज्यादा उत्सुकता हो रही है तो आप ये याद रखना कि इंडिया की जो रैंकिंग है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स टू द प्रेजेंट वो इम्प्रूव हुई है। तो ये याद रखना है, 102 आपका 2019 में था और बेसिकली 2020 में
2020 में घटकर 94, यानी कि इम्प्रूव हुई है ना। और बस आपको इतना ही याद रखना है। बस आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इट इज अबाउट इंडियाज मीथेन इमिशन फ्रॉम कोल माइंस राइजिंग। ये रिपोर्ट आया है, और ये रिपोर्ट कौन निकाल कर लेकर आया है? तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट, इसी में ये बातें कही गई है। तो अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की डिटेल से, तो जो मीथेन लीक्स है फ्रॉम द प्लांट कोल माइंस अराउंड द वर्ल्ड, इसका बिगर क्लाइमेट इम्पैक्ट हो सकता है देन कार्बन इमिशंस फ्रॉम द यूएस कोल प्लांट। और याद रखना है आपको मीथेन इमिशन के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखनी है, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 इमिटर्स। ये बिल्कुल रट लो, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला जा रहा है इंडिया इज अमंग टॉप 5 इमिटर्स, और फॉर इंडिया मीथेन इमिशंस इज एस्टिमेटेड टू बी 45 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिशन। बिल्कुल याद नहीं रखनी। वेरियस गैसेस जो रिलीज किए जाते हैं फ्रॉम कोल माइंस, ये याद रखना है आपको, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। बट ऐसे ऑप्शंस अगर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द कोल माइन, तो जनरली आपके 99% आंसर्स जो होंगे वो आपको करेक्ट दिखेंगे। कुछ इसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, हालांकि अगर यूपीएससी सेटर्स जो पेपर सेट करते हैं वो ज्यादा आपको परेशान करना चाहे तो वो ढूंढ के कोई ऐसा गैस भी डाल सकते हैं जो हो सकता है कि माइंड से ना निकलती हो, लेकिन 99% चांस यही होंगे कि ऑल ऑफ द अबव गैसेस होगा। अगर हम बात करें मीथेन इमिशन की, तो मीथेन इमिशन सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में आफ्टर CO2। कितना कंट्रीब्यूट करता है? अराउंड 40% कंट्रीब्यूशन आपका मीथेन करता है, और ये फैक्ट आपको याद रखनी है। यानी कि सिर्फ CO2 जो है आपका दुश्मन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग को रेज करने में, मीथेन भी कहीं ना कहीं बड़ा दुश्मन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है मीथेन के बारे में? शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। यानी कि आपको ही पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब एक बार रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में तो लंबे समय तक रहती है, लेकिन ये जो मीथेन है ये जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में तो इनकी जो लाइफ टाइम है वो शॉर्टर होती है, लेकिन पोटेंशियल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑफ दिस मीथेन गैस वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो हाई रहता है। So, though emitted in atmosphere in a small quantities than CO2, its global warming potential. Global warming potential का क्या मतलब हुआ? The ability of the gas to trap heat in the atmosphere. आप देखो 25 टाइम्स है CO2 से, यानी कि अगर CO2 बेसिकली 25 यूनिट रिलीज होता है और वो K यूनिट बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग करता है, और यहाँ पर अगर मीथेन 1 यूनिट रिलीज हुआ तो वो भी K यूनिट ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। ये होती है पोटेंशियल 25 टाइम्स 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ CO2 है। एंड इट इज आल्सो द मेन प्रिकर्सर ऑफ ट्रोपोस्फेरिक जोन, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जिसको हम बेड ओजोन भी कहते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है उसको काउज करवाने में ये जो मीथेन है काफी बड़ा रोल निभाता है। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आपको ही पता है पावरफुल GHG एंड एयर पॉल्यूटेंट। और मेंस के लिए आपको क्या याद रखना है? इम्पैक्ट ऑफ मीथेन इमिशन। तो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट तो होने ही वाले हैं भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग तो होंगे ही होंगे, खास करके तो पोटेंशियल भी इनकी ज्यादा है 25 टाइम्स है CO2 से, तो इम्पैक्ट तो होने ही है। Along with health impact, it can damage heart, liver, kidney, central nervous system, impacts crop productivity as well। और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू रिड्यूस मीथेन इमिशंस, ये आप देख सकते हो, ये है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। और ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव, एंड वी हैव क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। और अगर इस इंफोग्राफिक की बात करें तो एस्टिमेटेड ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक मीथेन इमिशन बाय सोर्स 2020, इसमें आपको क्या कुछ याद रखने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस का आपका शेयर दिखाया जा रहा है, यानी कि ये जो ह्यूमंस मीथेन इमिशन कर रहे हैं, ये नेचुरल इमिशंस को इसको काउंट नहीं किया जा रहा है, इसमें ह्यूमंस जो इमिट कर रहे हैं मीथेन को, उसमें कौन से सेक्टर का सबसे ज्यादा है? तो आपको याद रखनी है कि ये जो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर है सबसे ज्यादा, बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं, ये जो आपका एंटरिक फर्मेंटेशन है, एंटरिक फर्मेंटेशन, ये सबसे ज्यादा शेयर कंस्टिट्यूट कर रही है। आप देख सकते हो 27% है। दूसरे नंबर पर आपका ऑयल एंड गैस जो एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है 24%। तो आपको ये, और फिर
ये याद रखना है ना। और तो ये दोनों बात याद रखनी है। इंट्रिक फर्मेंटेशन 27% सबसे लार्जेस्ट शेयर है, और दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस 24%। तो ये दोनों मिलके लेप्रोक्स जो है 27 59% या 61% कंस्टिट्यूट कर रही है। तो आप देख सकते हो काफी मेजोरिटी ऑफ शेयर ये रिलीज कर रही है। और याद रखो और क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, राइस कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, मैन्यूर, कोल माइनिंग, म्युनिसिपल सॉलिड वास्ट, बायोमास, ये सब है। आपको बस याद रखने हैं कि ये जो आपके ऑयल एंड गैस है और जो इंट्रिक फर्मेंटेशन है, इसमें से सबसे ज्यादा शेयर किसका है। और ये सब कुछ अन्य सोर्सेस है जिसके शेयर का परसेंटेज आपको याद नहीं रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि हाँ ये सब भी हैं जो मीथेन इमिशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। बात करते हैं अन्य बात जो प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं आपको, वो ये कि जो आपका मीथेन इमिशन है वो सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है इसका, और पोटेंशियल मैंने इसका बताया 25 टाइम्स मोर ग्लोबल वार्मिंग रखने का पोटेंशियल रखता है देन द CO2। ये 3-4 बातें ऐसी है जिसको आप भुला नहीं सकते, क्योंकि प्रीलिम्स में ये आपको हूबहू क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पार्लियामेंट कमिटीज आस्क्स गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट इन लेटर एंड स्पीड। तो पार्लियामेंट ने कहा है, पार्लियामेंट ने क्या, पार्लियामेंटरी कमिटीज ने कहा है गवर्नमेंट से कि जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट जो आपने लाए थे उसको लेटर एंड स्पिरिट में यानी तन मन धन लगाकर इम्प्लीमेंट करिए। और ये जो कमिटी है इन इट्स रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड कि जो फार्मर्स हैं अल्टीमेटली इज नॉट गेटिंग द बेटर प्राइसेस डिस्पाइट कंट्री बिकमिंग सरप्लस प्रोड्यूसर्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो अब कारण क्या है, अगर सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं फिर भी उनको बेटर प्राइसेस नहीं मिल पा रहे, तो क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण बेसिकली कैन बी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, जिसके कारण उनकी जो अनाज है वो बर्बाद हो जाती है। वेयर हाउसेस की कमी है, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स गेट डिस्करेज्ड बाय द रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत रखे गए हैं, है ना। और क्या है, क्या बेसिकली प्रोविजंस हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत, और आपको भी पता है इसे हाल ही में बेसिकली अमेंड किया गया था। और अगर हम बेसिक की बात करें अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में लाई गई थी फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज एंड व्हेन नेसेसरी। तो जब नेसेसरी हो, जब जरूरत हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर कर सकती है, और उसके बाद उसके प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन पर बेसिकली कंट्रोल लगा सकती है। और आपने भी सुना होगा कि कोविड-19 के समय ये जो हैंड सैनिटाइजर्स थे, फेस मास्क थे, वो आपके एसेंशियल कमोडिटीज के कैटेगरी में डाल दिए गए थे। और बेसिकली यही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के साथ भी होता है। हाल ही में एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाई गई थी व्हिच हैज अमेंडेड द ECA 1955। और बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था, टू लिबरलाइज द रेगुलेटरी सिस्टम्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जो कंसर्न्स रेज किए गए थे उसी कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। सिंपल साफ भाषा में यही है। इट इज वन ऑफ द 3 फार्म लॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली। और बेसिकली प्रोविजंस क्या है ये आपको याद रखने, प्रोविजंस क्या है आपको याद रखने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 के। तो सबसे पहली बात तो रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम्स के बारे में क्या कहता है, तो याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स, वो भी ओनली, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, लेकिन ओनली अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इसको आपको ध्यान से रटना होगा प्रीलिम्स के लिए। जैसे वॉर है, फेमाइन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज है, और नेचुरल कैलामिटी ऑफ ग्रेव नेचर। याद रखना ये 4 ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कहे गए हैं, वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलामिटी, ये 4 ही है। और there is the second provision, it is about imposition of stock limit. This act requires imposition of any stock limit on agricultural produce must be based on price rise. सिंपली इसमें ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है या जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उस पर स्टॉक लिमिट अगर लगाई जाएंगी तो सिर्फ तब लगाई जाएंगी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज होंगी तब। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज क्या है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज का मतलब हुआ कि अगर 100% इंक्रीज रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस में होती है तभी स्टॉक लिमिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर लगाई जाएगी। इसको रट लेना। 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स होता है तो स्टॉक लिमिट लगाई जाएंगी, है ना। हॉर्टिकल्चर तो हो गए आपके पेरिसेबल, और जो नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स हो गए उसमें आपका 50% राइज होता है रिटेल प्राइस में तब लगाई जा सकती है, और जो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स में अगर 100% प्राइस राइज होता है तब लगाई जा सकती है। इन 3-4 प्रोविजन को प्रीलिम्स के लिए अच्छे से रट लेना। क्वेश्चंस पूछने का पूरा चांस है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में। बात करते हैं अन्य टॉपिक की। तो द फोर्थ वन इज 1000 करोड़ रिलीज्ड फॉर 157 वेटलैंड्स अंडर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। और हमें कहीं ना कहीं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा स्कोरिंग भी होता है। और क्या बातें कही गई हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट रिसेंटली हाईलाइटेड जो आपका रैपिड अर्बनाइजेशन या डेवलपमेंट एक्टिविटीज या फिर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वाटर बॉडीज को मोर स्ट्रेस्ड बना रहे हैं। और इसी कंटेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अंडर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम उन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ 157 वेटलैंड्स एंड फॉर दैट रिलीज एन अमाउंट ऑफ 1039 करोड़ एज सेंट्रल शेयर। हम जानेंगे वेटलैंड के बारे में, क्योंकि वेटलैंड क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेटलैंड क्या है? वेटलैंड वेटलैंड आप का बेसिकली थिंक कर सकते हो कोई भी एरिया जहां पर मार्शी या फिर यूं कह सकते हो कि वाटरी रीजन कह सकते हो, है ना। और इसका कोई डिफिनीशन लिमिटेड नहीं है। इसका डेफिनेशन कोई लिमिटेड इसलिए नहीं है कि लेक हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, आपका जो आप ये जो कोई मार्शी प्लेन है वो भी हो सकता है, और नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल ये भी हो सकते हैं, परमानेंट या फिर टेम्पोररी ये भी हो सकते हैं। और देख सकते हो उसमें याद ये रखना है कि जो वेटलैंड जब भी बोलेंगे नाम से समझो ना, उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। वेटलैंड द लैंड्स विच आर या विच रिमेन्स वेट। अब जो लैंड्स विच रिमेन्स वेट क्या हो सकते हैं आपके, इवन तराई रीजन भी वेटलैंड के कैटेगरी में आ सकते हैं, है ना। तो याद रखना है वेटलैंड आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीट एंड और वाटर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पोररी, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। तो मैंने आपको बताया कि इसके कोई लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है। फ्रेश ब्रैकिश और साल्ट वाटर हो सकता है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मेराइन वाटर द डेप्थ ऑफ विच ए लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। इतने टेक्निकल डेफिनेशन में जाना नहीं है, सिंपल से याद रखना कि चाहे रिवर हो वो भी आपका वेटलैंड कहलाया जा सकता है, पोन्स हो, लेक्स हो, कोई आपका यू कह सकते हो रीजन है जो आपका मार्सी है, दलदल रीजन जिसको आप कह सकते हो, वो भी आपका वेटलैंड हो सकता है। लेकिन ये वेटलैंड रामसर साइट्स होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली डिक्लेयर करेगा कि ये जो वेटलैंड है वो रामसर के अंतर्गत आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर हम बात करें नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एनपीसीए कंजर्वेशन प्रोग्राम है दैट वर्क्स फॉर बोथ वेटलैंड एंड लेक्स, एंड ये 2015 में लाई गई थी बाय मर्जिंग नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये जो आपका एनपीसीए है, इट इज द आउटकम ऑफ मर्जर ऑफ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम प्लस नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। और ये जरूर याद रखना है, ये जो आपका एनपीसीए है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड एलोकेट करेंगे फॉर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और वही हो गया कॉस्ट शेयरिंग बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट। सब ये जो स्कीम है इट कवर्स वेरियस एक्टिविटीज जैसे इंटरसेप्शन, डाइवर्जन, ट्रीटमेंट ऑफ वास्ट वाटर, शोर लाइन प्रोटेक्शन, लेक फ्रंट डेवलपमेंट, इन सितु क्लियरिंग। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज इस प्लान के तहत या प्रोग्राम के तहत किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वही सिंपल सा होगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, particularly in the ownership and stewardship of wetland resources, along with mainstreaming wetlands in the state level policy and decision making by building convergence with ongoing developmental sector investment। यानी कि एक तो डेवलपमेंटल सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, साथ ही साथ हमें इन सबों का भी ख्याल रखना है।
एंड वेटलैंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सिंपल सा आपको टॉपिक था, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट ये है जो आपको प्रीलिम्स के लिए जानना है, वेटलैंड्स का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए क्या होता है। और इसमें कोई आप कंफ्यूज मत रहना कि वेटलैंड को रिवर को वेटलैंड कहेंगे या नहीं, लेक को कहेंगे नहीं, कि ये सब वेटलैंड हो गए। वेटलैंड में हमेशा याद रखना वेट प्लस लैंड, ये हो गए वेटलैंड। और जब भी वेटलैंड का नाम आएगा रामसर साइट्स का नाम आएंगे ही आएंगे। और रिसेंटली रामसर साइट जो डिक्लेयर करने वाले एसोसिएशन है, आप हमें बताइए कौन है। और उन्होंने डिसीजन लिया था, और उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया बल्कि सर्टेन नंबर ऑफ वेटलैंड ऐड किए गए हैं इंडिया के अंडर द रामसर कन्वेंशन लिस्ट। और वो वेटलैंड कौन से हैं कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको। एक मैं बताता हूँ, सोकर वेटलैंड। सोकर वेटलैंड बेसिकली आपका लद्दाख में है, और ये हाइपर सैलाइन है। और एक जो आपका शो मुरारी, ये भी आपका वेटलैंड ही है, और दोनों लद्दाख में ही है। और जो भी 5-6 लेटेस्ट एडिशन हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्चेज ग्राम उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल, यानी कि उज्ज्वला आपको ही पता है प्रोग्राम है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्चेज ग्राम उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम लॉन्च की गई है, इसके तहत 7 वाट 12 वाट एलईडी बल्ब विथ 3 इयर्स वारंटी ये दिए जाएंगे रूरल कंज्यूमर्स को ऑन सबमिशन ऑफ वर्किंग इनकैंडेसेंट वर्क्स बल्ब्स बेसिकली। तो ये जो बल्ब्स हैं आर ऑफर्ड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड सब्सिडरी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, है ना। यानी कि ये जो आपका ये जो बल्ब की डिलीवरी की जाएंगी, ये कौन ऑफर करता है, तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड सब्सिडरी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। और फर्स्ट फेज ऑफ स्कीम रूरल कंज्यूमर्स एक्सचेंज कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 5 बल्ब फॉर एलईडी एंड पार्टिसिपेटिंग रूरल हाउस होल्ड, उनको बेसिकली उनके घर में मीटर होना चाहिए इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड टू अकाउंट फॉर द यूजेज। और फंडिंग आपको याद रखनी है, स्कीम्स हैज नो गवर्नमेंट सपोर्ट और सब्सिडी एंड इट विल बी फाइनेंस इंटायरली थ्रू कार्बन क्रेडिट। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका प्रोग्राम है उज्ज्वला प्रोग्राम, ये जो लॉन्च की गई है, जिसमें आपका 7 वाट 12 वाट बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3 इयर्स वारंटी के साथ टू द रूरल कंज्यूमर। और इस प्रोग्राम के लिए कोई फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि ये फाइनेंस किए जाएंगे इंटायरली थ्रू कार्बन क्रेडिट, इसको याद रखना। और ये जो कार्बन क्रेडिट्स है वो प्रिपेयर किए जाएंगे अंडर द साइन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज, और इसमें ऑप्शन रहेगा फॉर वेरीफाइंग द वॉलंटरी कार्बन स्टैंडर्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ बायर। और कार्बन क्रेडिट है क्या बेसिकली, इसको आप मैकेनिज्म कह सकते हो। जो क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद होगा, उसी के अंतर्गत इसे डिवाइस किया गया था कि जो कार्बन इमिशन रिडक्शन करते हैं उनको अवार्ड किया जाए, उनको कैश में अवार्ड दिया जाए, है ना, टू इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन इमिशन दे कंट्रोल। और बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम क्या है, तो देख सकते हो रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, इंप्रूव एनर्जी एसेस इन रूरल एरियाज, बेटर इल्यूमिनेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये है। और अगर हम बात करें EESL की, यानी कि ये जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत वर्किंग टुवर्ड्स मेन स्ट्रीमिंग एनर्जी एफिशिएंसी, और ये इंप्लीमेंट कर रही हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो इन द कंट्री। और ये जो EESL अनदर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम चला रही है, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रोग्राम, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, रेज। ये याद रखना है आपको। जैसे ये जो रेज प्रोग्राम है किसका है, EESL का, याद रखना। और EESL कहाँ बैठता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत बैठता है। और कुछ अन्य प्रोग्राम्स SNLP, AGDSM और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रोग्राम, ये सब याद रखने हैं। एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग प्रोग्राम, स्मार्ट मीटर नेटवर्क नेशनल प्रोग्राम, रेज प्रोग्राम, ये सब एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहले आपको EESL के बारे में पूछ लेगा, याद रखना है आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर बैठता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसके प्रोग्राम्स के बारे में पूछ लेगा कि रेज प्रोग्राम EESL का है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन कंबाइन करके पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली ये स्कीम आपको याद रखनी है, खासकर ये जरूर याद रखनी है कि स्कीम के लिए फंडिंग स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट सब्सिडी नहीं है, फाइनेंस इंटायरली थ्रू कार्बन क्रेडिट।
और कार्बन क्रेडिट का थोड़ा सा डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें शॉर्ट न्यूज की, तो इट इज अबाउट सिनात्रा डॉक्ट्रिन। सिनात्रा डॉक्ट्रिन, तो ये जो सिनात्रा डॉक्ट्रिन है, ये एक्सेप्ट की गई है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर कंट्रीज के बीच। क्यों? तो टू डील विथ इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस, है ना। तो ये याद रखना है आपको, वैसे तो इतना ही याद रखना है, सिनात्रा डॉक्ट्रिन adopted by central and eastern European member countries to deal with increasing threat of Chinese influence। और जो डॉक्ट्रिन है वो दो पिलर पर आधारित होंगी, कंटिन्यूइंग कोऑपरेशन विद चाइना इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है स्ट्रेंथनिंग यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी बाय प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स ऑफ इट्स इकोनॉमी। और अगर हम बात करें सिनाट्रा डॉक्ट्रिन की, तो इट ऑल्सो रिफर्स टू फॉर यूएसएसआर पॉलिसी, जिसके तहत ईस्ट ब्लॉक गवर्नमेंट को अलाउ किए जाते थे टू बी मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ गवर्निंग। नाउ वी हैव पार्टिसिपेटरी नोट, ये न्यूज में आई है, और नॉट ओनली न्यूज में आई है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आ चुकी है। क्या है ये पार्टिसिपेटरी नोट? इसके जानने से पहले हमें कंटेक्ट जानना पड़ेगा। हाल ही में इन्वेस्टमेंट जो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू किए जाते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में, इसका जो शेयर है, वैल्यू है 91,658 करोड़ हो गया है। अप्रॉक्स $12 बिलियन का जो ट्रांजैक्शन है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद रखना है आपको कि ये जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है इश्यू किए जाते हैं किनके द्वारा, याद रखना है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। किसको? ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, who wish to be a part of Indian stock market but without registering themselves with the market regulator। ये जरूर याद रखना है आपको। सिंपली अगर पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात करें तो पार्टिसिपेटरी नोट्स इश्यू किए जाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। और ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, ये इंडिया के जो सिक्योरिटीज रेगुलेटर है यानी कि सेबी के साथ ये रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन ये पार्टिसिपेटरी नोट जिसके लिए इश्यू किए जाते हैं दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टर्स। ये रजिस्टर नहीं होते हैं इंडिया में या इंडिया के रेगुलेटरी के साथ, लेकिन ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में बट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ। तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा, है ना, कि भाई साहब ये लोग कुछ पैसे और यहाँ आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, है ना। तो ये होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। और सेबी के बारे में तो आपको ही पता है, इनको आप ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इतना तो आपको याद होना चाहिए। नाउ वी हैव प्लेसेस इन न्यूज। रेयकजविक, और रेयकजविक क्या है भाई साहब? तो यहाँ पर वोल्केनो इरप्ट हुआ है नियर आइसलैंड कैपिटल रेयकजविक। ये आपको अगर पता होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि आइसलैंड का कैपिटल रेयकजविक है। और ये लोकेटेड है ऑन द सेल्ट जर्नार पेनिनसुला एट द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ फंगजा बे। और दूसरा लोकेशन है टिग्रे। तो रिसेंटली यूथोपियन गवर्नमेंट उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को टू नॉट इंटरफेयर इन हैंडलिंग ऑफ द वॉर इन टिग्रे, क्लेमिंग इट इज सोलिडली अ डोमेस्टिक मैटर एंड इट इज नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इथियोपिया बॉर्डर्ड नॉर्थ विद इरिट्रिया। हमें तो ये याद रखना है, टिग्रे जो लोकेशन है ये आपका यूथोपिया में है, और बेसिकली इसकी जो कैपिटल है यूथोपिया की एडिस अबाबा, उसके नॉर्थ में, क्योंकि आजकल यूपीएससी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके क्वेश्चन पूछ रही है, तो कभी कभी जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि ये कैपिटल के नॉर्थ में लोकेटेड है। और आइसलैंड का जो कैपिटल है रेयकजविक, इनके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने आपको फिर से बता दिया, प्रीलिम्स के लिए आपको ईच एंड एवरी फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको उतना जानना है जिससे आपका काम चल जाए, सो दैट आपको परेशानी भी ना आए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।